A very good morning, students. This is your SST teacher Abhilasha Puri. Today we are going to start a new lesson, that is chapter number 4, our Constitution. Let us learn meaning of the Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ है, द मेन पॉइंट्स ऑफ द प्रीएम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, द मेन फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मेन फीचर्स क्या हैं। Today we'll study about the constitution. All the independent countries make their own constitution for proper administration. आज हम constitution के बारे में पढ़ेंगे और हर एक कंट्री जो इंडिपेंडेंट है उसने अपना एक constitution बना के रखा है जिससे कि properly work हो सके उस कंट्री में। Now what is constitution? A constitution is a body of laws which lays down the basic structure of the government and its functions according to which a government is governed. The democratic values have been incorporated in our constitution in accordance to the principles of national movement. These values establish judicial system and society. ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो मैं समझाती हूँ। मैं आपको बुकिश लैंग्वेज में नहीं, आप अपनी लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है। कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, एक बुक लिख दी गई है। उस बुक में बहुत सारे रूल्स लिखे हैं। वो रूल्स सबके लिए हैं। वो रूल्स इंडियन सिटीजन्स के लिए भी हैं, गवर्नमेंट के लिए हैं, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसके लिए भी है। तो उन्होंने बताया हुआ है कि कोई भी वर्क कैसे होगा, कैसे ये काम करेगा, इसकी क्या लिमिट है, क्या रूल्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दी गई हैं। वो इसलिए मेंशन कर दी गई हैं कि किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो और कि कोई भी किसी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश ना करे। Constituent Assembly. The constitution making body called the Constituent Assembly had its first sitting in December 1946. So, जिन लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उन लोगों को मिला के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसकी फर्स्ट मीटिंग दिसंबर 1946 में हुई थी। द असेंबली हैड मेनी इंपॉर्टेंट मेंबर्स। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, टी कृष्णमाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत एंड राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर हरि सिंह गौर, सेठ गोविंद दास एंड हरि विष्णु कामत ऑफ मध्य प्रदेश। ये जो हैं ये सब लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं। Dr. Rajendra Prasad was the president of Constituent Assembly and Dr. Bhimrao Ambedkar was the chairman of the drafting committee. तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हमने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था एंड इट वॉज एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950। और ये हमारे इंडिया में 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था या शुरू हो गया था। वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज ए रिपब्लिक डे। इसीलिए हम 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। The proposal for complete independence was passed under the chairmanship of Pandit Jawaharlal Nehru during the annual session of Congress at midnight of 31st December 1929 on the bank of river Ravi in Lahore. अब ये जो complete independence का proposal जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था और 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को रावी रिवर के किनारे लाहौर में ये प्रपोजल पास हुआ था। टू सपोर्ट द प्रपोजल मॉर्निंग मार्चेस मीटिंग्स वर ऑर्गेनाइज एंड रिजोल्यूशन वॉज टेकन टू अटेन इंडिपेंडेंस ऑन 26 जनवरी 1930। और इस प्रपोज़ल को सपोर्ट करने के लिए मॉर्निंग मार्चेस मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ की थी और इन लोगों ने ऐसा रिजोल्यूशन मतलब शपथ ली थी कि 26 जनवरी 1930 तक हम अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंस दिला देंगे। सिंस देन ऑन एवरी 26 जनवरी रिजोल्यूशन वॉज पास टू वर्क फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस टिल इट अचीव्ड। उसके बाद में
हर 26 जनवरी को ये रेजोल्यूशन पास होता रहा था जब तक कि हमें इंडिपेंडेंस मिल नहीं गई थी। Now the next topic is the preamble to the Constitution. A preamble means an introduction in which the aims and objectives of the Constitution are mentioned. The main points of the preambles are. A preamble मतलब ये होता है कि आपका जो भी Constitution है उसके aim और objectives को हमने सबसे पहले लिख के रखा है, वही प्रियम्बल कहलाता है। अब प्रियम्बल के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, मतलब प्रियम्बल में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को यूज़ किया गया है, हम उनको समझते हैं। We the people of India, the powers of the constitution are vested in the people. We the people of India मतलब हम इंडिया के लोग, तो जो पावर जो है एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर है वो लोगों के हाथों में है। इट हैज़ बीन फ्रेम्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंडियन पीपल आफ्टर लॉन्ग डिबेट्स एंड डिस्कशन। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो इतने जल्दी फ्रेम नहीं हो गया था। ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे या जो भी मेंबर्स थे वो मेंबर्स के बहुत सारे लंबे लंबे डिस्कशंस के बाद में इसको फाइनल किया गया था। सोवरेन स्टेट, इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री है। वी आर सुप्रीम इन ऑल मैटर्स कंसर्निंग अस। शी इज़ इंडिपेंडेंट बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। मतलब इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री है और हम हमारे जो जितने भी मैटर्स हैं हम उसमें खुद ही डिसीज़न ले सकते हैं। हम इंटरनली और एक्सटर्नली मतलब हमारे इंडिया के जो अंदर के मैटर इंटरनल मैटर्स हैं उनके डिसीजन भी हम खुद ही लेंगे, और जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ वगैरह हैं उसके डिसीजंस भी हम ही लेंगे। हम किसी अदर कंट्री पर डिपेंड नहीं करते हैं। सोशलिस्ट स्टेट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म। इट एंडवर्स टू डू अवे विद ऑल द सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। अब हमारी जो इंडिया है वो सोशलिस्ट स्टेट है, मतलब कि यहाँ पर किसी के भी साथ में किसी भी चीज़ के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, नाउ द नेक्स्ट इज सेक्युलर स्टेट। इंडिया हैज़ नो स्टेट रिलीजन। इसका मतलब ये होता है कि इंडिया में कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है। एवरी सिटीज़न हैज़ अ राइट टू प्रोफेस हिज ओन रिलीजन। हर एक सिटीज़न को ये राइट है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन एंड डज नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर। अब जो हमारा देश है या हमारी जो स्टेट है वो किसी को भी रिलीजन के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे, और किसी के रिलीजियस मैटर्स हैं मतलब कि अब उनका धर्म है, उस धर्म में जो भी चीज़ें हैं उसमें हम लोग या कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ एंड कमांड इक्वल रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन फ्रॉम द स्टेट। और सारे ही धर्म के लोग हैं ना जो सारे ही धर्म के लोग लॉ के आगे बराबर हैं और सबको बराबर रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन मतलब पहचान मिलती है। रिपब्लिक स्टेट, इंडिया इज़ अ रिपब्लिक। द हेड ऑफ द कंट्री, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड द पोस्ट इज़ नॉट हेरिडिएटरी। अब देखो इंडिया जो है वो रिपब्लिक कंट्री है, ऐसा नहीं है कि पोस्ट जो है वो हेरिडिटरी है या प्राइम मिनिस्टर का बेटा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, प्रेसिडेंट का बेटा प्रेसिडेंट बनेगा, ऐसा नहीं है, है ना। तो लोग जब इनको इलेक्ट करते हैं तभी ये प्रेसिडेंट बनते हैं और जो पोस्ट है वो इलेक्टेड है। Next is social justice. In India, there is no discrimination on the basis of caste, sex, race or religion. सोशल जस्टिस है, यहाँ पे न्याय है, सबको एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है। किसी को धर्म के, सेक्स के या किसी और चीज़ के आधार पे उनके साथ में भेदभाव नहीं किया जाता है। डेमोक्रेटिक स्टेट, इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय एडल्ट फ्रेंचाइजी। द एज फॉर वोटिंग इज 18 years. Citizens have the right to vote and elect their representatives without any discrimination. अब इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक स्टेट है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों को वोट देने का अधिकार है, और जो वोट देने की एज है वो 18 years है। हम लोग वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं और बिना किसी भेदभाव के हम उनको चूज़ करते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस,
All the citizen of India possess economic freedom. The government is committed to uplift the economically backward classes. इसका मतलब ये है कि सबके साथ इकोनॉमिकली जस्टिस दी जाती है और जो हमारी गवर्नमेंट है वो स्पेशली कंसर्न है बैकवर्ड क्लासेस के लिए. इनके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ फ्रेम करी जाती हैं जिससे कि ये जो बैकवर्ड पीपल हैं या बैकवर्ड जो एरियाज़ हैं वो डेवलप हो सकें. द एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स इन दी रूरल एरियाज इज़ अ स्टेप इन दिस डायरेक्शन. और जो रूरल एरियाज़ में या जो गांव के एरियाज़ में जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम चल रहा है वो इसी इकोनॉमिक जस्टिस के डायरेक्शन में ही एक अच्छा स्टेप है. पॉलिटिकल जस्टिस. India is a democratic country. All the citizens have the right to express their thoughts, to vote and take part in election process. अब हमें पॉलिटिकली भी जस्टिस मिली हुई है. हमारे पास ये अधिकार है. वी हैव द राइट टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, टू वोट और वी कैन टेक पार्ट इन एनी इलेक्शन प्रोसेस. Freedom of thoughts, expression, belief, faith and worship. All the citizen has the freedom to form their own religious and political views and to express them. अब हमारे पास ये फ्रीडम है कि हम अपने थॉट्स को, एक्सप्रेशन को, बिलीफ को, फेथ को, वर्शिप को फॉलो कर सकते हैं. हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. हम किसी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो कर सकते हैं. हम चाहें तो अपने धर्म को चेंज भी कर सकते हैं. ऑल द सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर ओन रिलीजन एंड टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन. अब सबके पास ये अधिकार है कि सब अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं. द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन एनी रिलीजियस मैटर. और जो हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो किसी भी रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं. Equal opportunities to all. Equality implies equal opportunities and scope for citizens for their all-round development in the education and government job. अब सबको गवर्नमेंट जॉब में या एजुकेशन में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए. किसी भी बेसिस पे हम उनके साथ में भेदभाव नहीं कर सकते हैं. द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफेंस. और अगर कोई अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करता है या छुआछूत करने की कोशिश करता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफेंस है और इसके लिए सज़ा देने का भी प्रावधान है. ऑल राउंड डेवलपमेंट. ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनालिटी. अब इंडिया के जितने भी सिटीज़न हैं उनको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है कि वो अपनी पर्सनालिटी का ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सकें. Unity and integrity. India is a federal state. The constitution clearly states that state cannot segregate itself from the Indian Union. The Indian citizens have only a citizen Indian Union. Our national objective is to maintain the spirit of unity and oneness. अब देखो, अब जो इंडिया जो है वो फेडरल स्टेट है, मतलब वो एक ही है ना. अब इसमें से ऐसा नहीं है कि अगर हम मध्य प्रदेश के हैं तो कुछ और हमारे लिए रूल्स रहेंगे या उत्तर प्रदेश के हैं तो कुछ और रहेंगे. सेंट्रल लेवल पे जो भी चीज़ें हैं वो सबके लिए एक ही है और इसीलिए हमारे पास सिंगल सिटीज़नशिप है. वो क्या है कि हम इंडियन सिटीज़न हैं. इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि हम मध्य प्रदेश के सिटीज़न हैं या उत्तर प्रदेश के सिटीज़न हैं या कर्नाटक के सिटीज़न हैं. सो यूनिटी और इंटीग्रिटी इससे क्या होती है, मेंटेन रहती है. ब्रदरहुड इज़ एसेंशियल फॉर नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड डेवलपमेंट. अब ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, मतलब एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे के लिए लव होना, किसी से नफरत नहीं करना, ये वाली फीलिंग हमारे अंदर होनी चाहिए. इट इज़ नेसेसरी टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड वननेस अमंग द कास्ट, लैंग्वेज, स्टेट एंड क्लासेस. अब देखो, लैंग्वेज के आधार पे या कास्ट के आधार पे मतलब हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए. हमें सबके साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए. The preamble to the Constitution is a document which upholds the highest goal and is source of inspiration for development. अब जो preamble जो है वो एक डॉक्यूमेंट है और इसमें ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जिससे कि क्या होगा, लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है और उनका डेवलपमेंट होगा.